हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के बारे में विचार कीजिए। खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उनके बारे में आपको विचार करना है। पनीर, सिरका और शर्करा, ये तीन चीज़ें जो है दी गई हैं। उपर्युक्त तीनों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है किण्वन प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राप्त होते हैं, मतलब किण्वन के द्वारा जो है प्राप्त किए जाते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या जो है किण्वन के द्वारा प्राप्त होता है, तो आपका जो है पनीर हो गया, ठीक है, पनीर और सिरका जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये क्या होता है, यह आपका किण्वन विधि के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 नंबर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ी ऊपर नीचे हो गए हैं नंबरिंग में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किण्वन विधि के द्वारा क्या होता है, क्या प्राप्त किया जा सकता है, पनीर प्राप्त किया जा सकता है, सिरका प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और देखिएगा, इसके अलावा और जो अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, अन्य रासायनिक पदार्थ ये भी क्या होते हैं, यह भी जो है किण्वन विधि के द्वारा जो है प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या प्राप्त किया जाता है, आपकी जो डबल रोटी होती है, डबल रोटी, ठीक है, डबल रोटी भी किण्वन के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। और शराब, ठीक है, शराब में भी किण्वन विधि का यूज़ किया जाता है। जो आपकी बिस्किट बनती है वे भी क्या है, किण्वन विधि के द्वारा ही जो है प्राप्त की जाती है, तो इसे भी याद रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा देख लीजिए कि किण्वन होता क्या है। तो जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में जब क्या होता है, सरल कार्बनिक यौगिक में धीमे धीमे प्रक्रिया के द्वारा अपघटन होता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप सभी नोट कर लीजिएगा। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि किण्वन क्या होता है। किण्वन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों का जो है एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में धीमी प्रक्रिया के द्वारा अपघटन किया जाता है। तो यह आपका क्या कहलाता है, यही आपका जो है किण्वन कहलाता है। तो इसे याद रखेंगे, जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में धीमी प्रक्रिया के द्वारा अपघटन किया जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी, तो लुईस पाश्चर का नाम आप सभी ने सुना होगा, लुईस पाश्चर। तो इन्होंने कब खोज की थी, 1857 में, ठीक है। लुईस पाश्चर जो है 1857 में किण्वन विधि का क्या किया था, खोज किया था। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा, किण्वन विधि के जनक के रूप में जाना जाने लगा। किसे, लुईस पाश्चर को। तो इस बात को भी आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और 1857 का ये ईयर भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न के रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, या फिर कांटता का सिद्धांत के रूप में, जड़त्व का सिद्धांत, कांटता का सिद्धांत, या फिर स्थिरता का सिद्धांत, या फिर सापेक्षता का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है जड़त्व के सिद्धांत के नाम से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और देख लेते हैं,
तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसी तरह से जो द्वितीय नियम है न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है उसे कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। और जो तृतीय नियम है न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो ये तीनों भी आप सभी को याद रखना है, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जड़त्व का सिद्धांत या जड़त्व का नियम कह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके टेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है 1665 में जिस जीव वैज्ञानिक ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी वह हैं रॉबर्ट हुक हैं, अंत्रेदेस विसेलियम्स हैं, या फिर विलियम हार्वे हैं, या फिर जॉन हंटर हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सभी को आता होगा। तो 1665 की जो बात की गई है, ठीक है, उसमें जिस जीव वैज्ञानिक ने कोशिका पर कार्य किया, उसकी खोज की, वे कौन थे, तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। लेकिन कब इन्होंने खोज की, कोशिका की खोज कब की, तो सन 1665 में इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1839 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। 1839 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इसे भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और क्या हुआ था, और साथ ही इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव किसी एक कोशिका या उससे अधिक की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। कोशिका जो होती है जैविक शरीर की संरचनात्मक एवं आधारीय इकाई होती है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है। किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है, बेंगलुरु में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, या फिर हैदराबाद में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीवित तंत्रों में निम्नलिखित प्रकार के यौगिकों पर विचार कीजिए, हार्मोन्स, एंजाइम, लिपिड्स। उपर्युक्त तीनों में से कौन से वर्ग का यौगिक जो है जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य जो है निष्पादित करता है। तो दिया गया है 1 और 3, अर्थात हार्मोन और लिपिड, या फिर ये तीनों हार्मोन, एंजाइम, लिपिड, या फिर 1 और 2, या फिर 1 और 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1 और 2। हार्मोन्स और एंजाइम जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेकिंग सोडा, जिसे कि खाने का सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। जिसका कि सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, यहाँ पर देखेंगे सभी, NaHCO3।
ये किसका सूत्र है? तो यह है सूत्र आपके सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो इसे भी याद रखेंगे, जिससे कि क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं या फिर आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सापेक्षवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरी बेक्वेरेल या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सापेक्षवाद का सिद्धांत पूछा गया था कि किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था? सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर बोरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्जेलिक अम्ल को क्या किया जाता है? स्याही के जो धब्बे होते हैं इन्हें मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, कौन से यौगिक जो है खाना पकाते समय अधिक मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? वसा, विटामिन्स, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं खाना पकाते समय अत्यधिक मात्रा में जो है समाप्त हो जाते हैं। विटामिन्स का समाप्त होने का ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, कई विटामिन्स ऐसी होती हैं जो कि धोने पर चली जाती हैं, निकल जाती हैं, और साथ ही जब गर्म पानी के साथ में उन्हें पकाया जाता है तब भी वे नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण पर, अयोध्या पर या फिर विलोम पराशरण पर या फिर विसरण पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण पर। ठीक है, वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली होती है वह किस पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है? कौन से रंग का सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है? लाल रंग का, बैंगनी रंग का, पीले रंग का या फिर हरे रंग का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है? तो कोशिका में पाया जाने वाला वेरी इम्पोर्टेंट पदार्थ पूछा गया है यहाँ पर। तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है या फिर खनिज है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स जो है काफ़ी मुख्य पदार्थ होता है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आयतन पर, ताप पर, दाब पर या फिर उपर्युक्त सभी पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप पर। ठीक है, ताप पर जो है आंतरिक ऊर्जा जो है निर्भर करेगी किसी भी आदर्श गैस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वाइन अर्थात शराब में उपस्थित रहता है एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर क्लोरोफॉर्म।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी को पता होगा कि वाइन में, शराब में जो है एथिल अल्कोहल पाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विषैले सर्प में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है यकृत ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, लार ग्रंथि से, या फिर उपर्युक्त सभी से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषैले सर्प में जो विष ग्रंथि होती है वह जो है लार ग्रंथि से परिवर्तित होती है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, जब कोई गैस रुद्धोष्म परिवर्तन से मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागतिकी मुख्यतः होती है, एक्स गुणसूत्र से होती है, या फिर वाई गुणसूत्र से होती है, या फिर ऑटोसोम से होती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रुद्धोष्म परिवर्तन में मनुष्य में जो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशानुगत की होती है, तो वह होती है आपके कौन से क्रोमोसोम से, कौन से गुणसूत्र से? तो यह होती है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स गुणसूत्र से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर प्रारंभ में बढ़ती है और अंत में स्थिर हो जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो जो उसकी पृष्ठीय ऊर्जा होती है वह क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई गैस रुद्धोष्म परिवर्तन से गुजरती है तो उसका विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा? ठीक है, जब कोई गैस जो है रुद्धोष्म परिवर्तन से गुजरती है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी, या फिर अनंत होगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होगी, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है, जूल प्रति सेकंड होती है, जूल सेकंड होती है, या फिर जूल सेकंड होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई जूल होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अवयव हैं, पारिस्थितिक तंत्र के अवयव कौन से हैं यह आपको बताना है। खरपतवार व वृक्ष हैं, जीवी व अजीवी हैं, या फिर पौधे व प्राणी हैं, या फिर मेंढक व मनुष्य हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवयव पूछा गया है ना, पारिस्थितिक तंत्र के अवयव हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैविक घटक एवं अजैविक घटक जो हैं ये दोनों जो हैं अवयव हैं आपके इकोसिस्टम के, तो ये सभी को आप पता रहा होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक घटक और अजैविक घटक ये दोनों ही क्या हैं? आपके पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, ठीक है, दो अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा क्षरण नियंत्रण में सबसे अधिक प्रभावी है? कपास, मूंग, लोबिया, या फिर मक्का, या फिर अरहर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या गया है? फसल पूछा गया है कि कौन सी फसल है जो मृदा क्षरण नियंत्रण में सबसे अधिक प्रभावी है। तो यहाँ पर कौन सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंग, लोबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है श्वसन गुणांकों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्वसन गुणांकों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और बटे में प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन। ठीक है, और तो कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और ऑक्सीजन का आयतन, ये आपका सूत्र हो जाएगा श्वसन गुणांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम कार्बन पाया जाता है किसमें, स्टील में, पिटवा लोहा में, या फिर कार्बोरेंडम में, या फिर हीरे में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहे में। ठीक है, पिटवा लोहे में क्या होगा, न्यूनतम सबसे कार्बन जो है पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 ग्राम 0° की बर्फ 30° वाले जल का ताप अपने ताप पर ला देती है तो वह उस जल का द्रव्यमान क्या होगा। 30 ग्राम होगा, 40 ग्राम होगा, 60 ग्राम होगा, या फिर 80 ग्राम होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो नाभिक का मतलब खोज यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक का आविष्कार मतलब खोज, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि खोज किसने की थी। तो थॉमसन ने की थी, बोर ने की थी, मोजेल ने की थी, या फिर रदरफोर्ड ने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड जी ने जो है नाभिक की खोज की थी। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड जी ने की थी। और कब की थी, तो सन पूछा जाएगा तो 1911 में की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको समीकरण दे दिया गया है कि यह समीकरण किसके लिए है। ठीक है, बॉयल के नियम हेतु, या फिर चार्ल्स के नियम हेतु, या फिर गैस समीकरण हेतु, या फिर उपर्युक्त में से किसी भी के लिए नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो सूत्र दिया गया है, यह जो समीकरण दिया गया है, यह आपका गैस समीकरण है। ठीक है, कौन सा समीकरण है, गैस समीकरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गैस समीकरण। तो इसे याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है ऑटोगैमी, एलोगैमी, गैटिनोगैमी, या फिर जीनोगैमी। तो क्या कहलाता है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में जो है पूछा गया है, और टेट एग्ज़ाम में तो कई बार पूछा गया है। टेट एग्ज़ाम में जो साइंस वाले हैं उनके एग्ज़ाम में उनके पेपर में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, और इसीलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यही पूछा गया है कि एक ही पौधे के 2 विभिन्न पुष्पों के बीच में होने वाला जो परागण है, यह परागण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोगैमी। ऐसे परागण को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। मान लीजिए पौधा एक ही है और उसके 2 पुष्प हैं, और उन दोनों पुष्पों के बीच में एक पौधा है मान लीजिए। ठीक है, उसके 2 पुष्प हैं, और इन दोनों पुष्पों के बीच में जो परागण होता है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ये ऐसे होने वाले परागण को ऑटोगैमी कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु M का फॉस्फेट है, इसका क्लोराइड क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एप्सम लवण है, एप्सम लवण किसे कहते हैं।
तो यहाँ पर सूत्र दे दिए गए हैं, वह आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। ठीक है, ये इसे याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? एप्सम जो है यह एक अकार्बनिक लवण है। कैसा लवण है? अकार्बनिक। तो एप्सम क्या है? यह अकार्बनिक लवण है और इसका सूत्र होता है MgSO4.7H2O। इसे कहते क्या हैं? तो इसे कहते हैं हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट मिनरल एप्सोमाइट। क्या कहते हैं? हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट मिनरल एप्सोमाइट। तो इस नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दिमित्री इवानोव्स्की की खोज पूछा गया है। ठीक है, दिमित्री इवानोव्स्की ने किसकी खोज की थी? विटामिन्स की, विषाणुओं की, या फिर बैक्टीरिया की, या फिर आरएनए की? जहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विषाणुओं की खोज की थी इन्होंने। किसकी खोज की थी? विषाणु की, दिमित्री इवानोव्स्की ने। और कब की थी? तो सन 1890 में। सन 1890 में इन्होंने विषाणुओं की जो है खोज की थी। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो इवानोव्स्की कहाँ से संबंधित हैं? तो यह रूस से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रिकेट्स एवं स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, डी, सी। एक क्रम में पूछा गया है, बताना है। विटामिन ए, बी, सी, या फिर ए, बी, डी, या फिर बी, डी, सी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होगा? आपके विटामिन बी की कमी से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी रोग। और रिकेट्स किसकी कमी से होगा? तो रिकेट्स जो होगा यह विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और स्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेड पेंसिल में होता है। लेड पेंसिल में होता है पीबीएस, या फिर एफईएस, या फिर ग्रेफाइट। तो यहाँ पर सभी को पता होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट का ही तो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है खुजली का रोग इसके बीज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके बीज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है खुजली का रोग? जीवाणु, कवक, एरेक्निड जिसे कि माइट भी कहते हैं, या फिर प्रोटोजोआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एरेक्निड जिसे कि माइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, या फिर बैक्टीरिया के कारण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो होता है वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है रक्त लाल क्यों दिखता है? रक्त लाल क्यों दिखता है? श्वेत कणिकाओं के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर प्लाविका, या फिर प्लाज्मा जिसे कहते हैं, प्लाज्मा के कारण, या फिर रंग स्राव के कारण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है आपका ब्लड जो है रेड रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका रक्त समूह ए है। तो ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह जो है दिया जा सकता है। मात्र ए को दिया जा सकता है, ए या फिर ओ का दिया जा सकता है, या फिर ए बी या फिर ओ का दिया जा सकता है, या फिर मात्र ओ का दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या तो ए का ही देंगे और या फिर ओ का देंगे। और ओ में भी किसका देंगे, तो जो ओ निगेटिव होगा ना उसका देंगे। जो ओ पॉजिटिव होता है उसका कभी रक्त डोनेट मतलब नहीं करते। जैसे सर्वदाता बोला जाता है तो सर्वदाता में ओ पॉजिटिव नहीं आएगा, आपका ओ निगेटिव आएगा। ठीक है, ओ निगेटिव को दिया जाता है सभी ब्लड ग्रुप वालों को। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, वैसलीन लेपित हुई सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है और यह घटना का उदाहरण है। किस घटना का उदाहरण है, केशिका क्रिया का, या फिर पृष्ठ तनाव का, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ऊपर उठी हुई वस्तु क्यों दिखाई देती है। पानी में कोई भी वस्तु को पूर्णतः डुबो दिया जाए तो आप साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो वस्तु है जल के तल पे नहीं है बल्कि थोड़ी सी ऊपर में है, देखने पे ऐसा प्रतीत होता है। तो यह जो होता है यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। नाइट्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर हाइड्रोजन के कारण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादक होता है पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में, थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादक कौन होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज ग्रंथि की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये जो होती हैं हार्मोन इंसुलिन के उत्पादक होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्ट्रेप्टोस्फीयर जो ओजोन परत की छवि से क्या हो सकता है। स्ट्रेप्टोस्फीयर ओजोन परत की छवि से क्या हो सकता है। त्वचा में कैंसर की संभावना, ध्वनि प्रदूषण, जंगलों में आग, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा में कैंसर की संभावना जो है बढ़ सकती है। ठीक है, जो ओजोन परत की क्षति होती है उसके कारण यह जो है संभावना बढ़ जाती है कि त्वचा का कैंसर हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल का प्रसिद्ध अनुसंधान है, मेंडल का प्रसिद्ध अनुसंधान अर्थात प्रयोग, मेंडल का प्रसिद्ध प्रयोग है पाइसम पर, ड्रोसोफिला पर, न्यूरोस्पोरा पर, या फिर ओइनोपेरा पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइसम पर। पाइसम किसका नाम है, मटर का नाम है, पाइसम सटाइवा। ठीक है, किसे कहते हैं, मटर को कहते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल को ही क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। कौन सा भाग जो है मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। मूत्रमार्ग, जांघ की हड्डी, पुतली, या फिर प्लीहा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जांघ की हड्डी जो होती हैं ये जो है आपके मानव शरीर के कंकाली संरचना से संबंधित होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, या फिर मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है। यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है ना। या फिर प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण यानी मरम्मत से सहायता मिलती है। या फिर मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया नहीं होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है मानव शरीर में? घेंघा रोग होता है। तो इसे याद रखेंगे। एनीमिया जो होता है यह आपके लौह तत्व की कमी से होता है, लौह तत्व यानी आयरन की कमी से होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। लौह तत्व, आयरन, हीमोग्लोबिन, इन 3 चीज़ों को जो है याद रखेंगे, जिनके कारण जो है एनीमिया होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से तो सभी को पता होगा कि घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा वाष्प निर्मित होती है? वाष्पन के द्वारा, या फिर संघनन के द्वारा, या फिर कथन के द्वारा, या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा? वाष्पन के द्वारा, संघनन के द्वारा, कथन के द्वारा, या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा? तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया जो है पौधों द्वारा जल वाष्प निर्मित करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती किस लिए? पौधे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्यों करते हैं? तो पौधे स्वयं को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, ठंडा रखने के लिए जो है ये पौधे जो हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, एक बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, या फिर लिथियम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सभी को पता होगा कि सोडियम जो है समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तभी तो नमक प्राप्त होता है, नमक की खेती इसी वजह से तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन अवयवों को अवशोषित कर लेती है? बैगनी तथा लाल रंग को, इंडिगो तथा ऑरेंज रंग को, नीला तथा लाल रंग को, या फिर बैगनी तथा पीले रंग को? तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश के किन अवयवों को अवशोषित कर लेती है? तो यह अवशोषित करती है बैगनी और लाल रंग को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है फफूंद, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, या फिर विषाणु? तो बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित होता है? तो जीवाणु जो होता है यह आपके बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे बताया गया है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98 और 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर बताया गया है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। इससे पहले यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन दिया गया है, कथन में दिया गया है, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, कारण है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से कीजिए।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।